नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज का विषय है मिशन एडमिशन और नौनिहालों के लिए दाखिले में आने वाली मुश्किलें पेरेंट्स को कैसे झेलनी पड़ती हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हम डिस्कस के लिए तैयार हुए हैं और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका मैं परिचय करा दूं। अशोक श्रीवास्तव जी, नवरत्न फाउंडेशन के अध्यक्ष, आपका अभिनंदन। थैंक यू। मीनाक्षी त्यागी जी, जो नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। और आप नोएडा में ऐसे वर्ग को का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वंचित वर्ग है, जो जरूरतमंद वर्ग है। उनके बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं, आप उनकी बेबसी भी देखते हैं। और शिक्षा के इस बदलते माहौल में, क्योंकि शिक्षा व्यवसायीकरण की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में उन बच्चों के सामने बड़ी मुश्किल पैदा होती है। इससे पहले कि चर्चा शुरू करूं, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा मैं अपने बगल के एरिया का देता हूं, दिल्ली के साथ। नोएडा इतना बड़ा एरिया है और उसके साथ सटा हुआ दिल्ली का न्यू अशोक नगर से घड़ोली तक का एरिया है। आपको हैरानी होगी कि न्यू अशोक नगर से दिल्ली तक जो घड़ोली तक का एरिया है, वो मुश्किल से 4-5 किलोमीटर के एरिया में कोंडली नहर से पहले बसा हुआ है। और उसमें लगभग आधा दर्जन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं और लगभग 2 दर्जन के करीब प्राइमरी स्कूल हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं नोएडा का आंकड़ा। 1976 से नोएडा बसा। अगर एडीडी स्कूल ना होते तो एक गरीब तबके के बच्चे या मध्यम क्लास के बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ नहीं पाते। और इन 76 से लेकर 2023 है आज, सिर्फ नोएडा में सरकारी 4 स्कूल खुले हैं। तो प्रिंस जी आ गए हमारे साथ। और अभी आवाज शायद डिस्टर्ब है। तो 4 स्कूल के प्रिंस जी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, चैलेंजर ग्रुप से के अध्यक्ष प्रिंस जी। तो मैं बता रहा था कि नोएडा जैसे जितना बड़ा नोएडा है, उसके हिसाब से केवल 4 स्कूल, एक सेक्टर 12 में 12वीं तक का राजकीय महाविद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज है। एक सेक्टर 51 में जो बालिका इंटर कॉलेज है। फिर महामाया और पंचशील। आप सोचिए उस वर्ग के बारे में कि जिसके बच्चे पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, पता चला कि प्राइमरी में जो बच्चे हैं वो छठी में दाखिला कैसे लें। तो ये एक बड़ी समस्या है यहाँ की। और इस हाईटेक सिटी का ये जो काला सच है, इसको उजागर करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले मैं नवरत्न फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी से इस मुद्दे पर बात करते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है अशोक जी, जो मीडियम क्लास भी और पब्लिक स्कूलों में जिस तरीके की बच्चों के दाखिले की मारामारी है जी। धन्यवाद भाई विनोद जी, इस महत्वपूर्ण और बड़ी गंभीर चर्चा में हमको इनवाइट करने के लिए आपने आमंत्रण दिया। और मेरे ख्याल से अब ये जिंदगी का एक ये बड़ा हिस्सा बन गया है कि हमें हर कदम पे, हर डगर पे हमको जो है ना, बिल्कुल चैलेंजेस मिल रहे हैं लाइफ के अंदर। एक प्रकार से कहा जाता है कि हर मुहिम के अंदर आपको एक विजय प्राप्त करनी होती है। ये मुहिम बच्चा पैदा करने से लेकर के और बच्चे के आखिर तक शादी ब्याह नौकरी सब में चलता है। देखिए उसमें सबसे बड़ी गंभीर समस्या तब आती है जब बच्चे की शिक्षा की बात शुरू होती है। तो मेरे ख्याल से माता पिता को जैसे मालूम पड़ता बच्चा 2-2.5 साल का हो गया, उसके उनके पसीने छूटने लगते हैं। और ये हालात है कि कई लोगों के फोन हमारे पास आने शुरू होते हैं कि आपकी कहाँ जान पहचान है, कहाँ करवा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ इस एफिडेंट क्लास की, थोड़े जो हाई क्लास है उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ। मतलब अगर उनकी ये हालात है तो आप समझिए कि जो आम आदमी का क्या होगा। और हम्म। नोएडा के अंदर जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़े काम किए, बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी वो फिसड्डी चल रहा है। पता नहीं क्यों ये समझ में नहीं आता कि गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा, कैसे करेगा। अब हम्म। इतने बड़े एरिया में 4 स्कूल, ये हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, क्योंकि 2007 से पहले या 9 से पहले केवल 2 स्कूल हुआ करते थे बस। हम्म। और 2007 के बाद जब मायावती जी आई तो 2 और 3 और बन गए, 4 बड़े बड़े बन गए। देखिए उनका भी क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट था। लेकिन गरीब का बच्चा क्या पढ़ने के लिए क्या करेगा। अभी हम लोगों ने कुछ बात भी चल रही थी, हम लोगों ने ये बोला भैया कि अगर हम लोग आर के पुरम में रहते हैं, जैसे आपने एक आंकड़ा दिया, हम लोग आर के पुरम में रहे हैं 1967 से 91 तक। हमने अपनी स्कूलिंग सारी वहीं से करी है। और
वहां पे सेक्टर्स, जैसे यहाँ सेक्टर्स है वहां भी सेक्टर्स हैं, और आप विश्वास करेंगे कि हर 2 सेक्टर के ऊपर एक हाई सेकेंडरी स्कूल है वहां पे। हमारे टाइम में हाई सेकेंडरी हुआ करती, अब तक इंटर हो गया। एक एक मतलब कितनी बड़ी बात है कि मात्र 12,000 के जो क्वार्टर्स हैं, 12,000 क्वार्टर, एक सेक्टर में एक क्वार्टर होता था, 12 सेक्टर में 12,000 के अंदर आप समझिए 8 हाई सेकेंडरी स्कूल होना कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पे 17 लाख के ऊपर केवल आपके 2 ही चीजें हैं, वो भी गवर्नमेंट की। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो एक आम आदमी बेचारा गरीब आदमी वो करे तो क्या करे, पैसे कहां से कमाए, क्या करे। और दूसरी ये है कि अब हर वर्ग के लिए परेशानी का आलम है, हर हम्म। वर्ग के लिए परेशानी है। अगर जो बड़ा वर्ग है, जो एफिलिएट क्लास है, आप उसमें भी देखिए कि उनके बच्चों के लिए भी जगह नहीं रही अब उसमें हम्म। भी मारा मारी है, और उसमें भी मतलब प्रधानमंत्री मंत्री तक के लेटर आते हैं तब भी नहीं होता है। हम्म। अभी इससे पहले मैं आगे बात को खत्म करता हूँ, एक छोटी सी बात कहता हूँ कि एक बार भी मेरे पास एक महिला आई थी, उन्होंने कहा सेक्टर 51 में एडमिशन कराना है बालिका का। तो मैंने कहा ठीक है बात करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप गई हैं क्या कहते हैं पंकज सिंह के पास या डॉक्टर महेश शर्मा के पास गई, या उनसे बात करिए, हमारे एमएलए हैं, वो शायद कुछ करेंगे। तो उन्होंने पंकज सिंह जी का लेटर दिखाया कि उन्होंने लेटर लिखा है कि कृपया इनका कुछ काम कर दिया जाए यथोचित रूप में। लेकिन मैंने क्या हुआ, बोले जी मैडम ने मना कर दिया कि मेरे पास ऐसे लेटर बहुत आते हैं, मैं क्या करूं, किस किस का एडमिशन करूं। हम्म। अब आप समझिए कि हमारी हालात क्या है। और यही बात मैंने मीनाक्षी जी से कही थी, शायद पता नहीं उन्होंने क्या किया वो अलग बात है। लेकिन ये बात है, विनोद भाई आपका कहना ठीक है, आने वाले टाइम में हालात सुधरने वाले नहीं हैं जब तक कि इस पे एक बहुत ही संगठित और एक कठोर ठोस कदम नहीं दिया जाएगा। हमारे बच्चों का क्या होगा। हमने तो आज मैं भी बड़ा गर्व से कहता हूँ कि हमारे पिताजी गए और स्कूल में एडमिशन करा के चले आए, फिर 12 साल तक उन्हें पूछा नहीं क्या हुआ। हम्म। लेकिन अब तो ये हालात है कि बच्चों के एडमिशन के लिए माँ बाप का दिन उजड़ गया, सही नींदें उड़ गई हैं। अब पैसे की चिंता नहीं है, लेकिन नींदें गायब हैं, और लोगों के ब्लड प्रेशर बड़े हाई हो जाते हैं, मैंने देखा कई बार। तो ये चीज इस समय चल रही है, देखिए आगे क्या करते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही। एक और दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो मैं एक बार हरौला के प्राइमरी स्कूल में गया, तो वहाँ एक कमरे में जो एक मानक है 40 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते, लेकिन मैं हैरान था कि उस क्लास में 100 बच्चे बैठे थे और उनके पैर भी नहीं फैल रहे थे। और टीचर जो है वो गेट पर बैठी थी, दरवाजे पर, क्योंकि टीचर के बैठने की जगह नहीं थी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के प्राइमरी स्कूलों में इस समय अब क्या जी पढ़ते जी। होंगे। और पता ये भी चला कि उस स्कूल में कुल 30 या 32 टीचरों की जगह थी, और जिसमें से केवल 17 टीचरों की नियुक्ति थी। तो उन सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, वो भी पता लगता है कि वो बच्चे जो जा भी रहे हैं वो पढ़ कैसे रहे हैं, क्वालिटी, उनको क्या कोई पढ़ाई हो पा रही है। दूसरा, एक उदाहरण मैं बता दूंगा, वो मैंने पिछले एपिसोड में भी दिया और आप सबके सामने भी रखूंगा। छलेरा गांव का एक लड़का 5वीं क्लास तक गांव के स्कूल में पढ़ा, और 6ठी क्लास में उसके पिताजी उसको दाखिले के लिए, नाम ले रहा हूँ, कैम्ब्रिज स्कूल में ले गए। कैम्ब्रिज स्कूल की प्रिंसिपल ने केवल एड्रेस देखकर उस बच्चे का दाखिला करने से मना कर दिया कि गांव का बच्चा है, माहौल खराब करेगा। बहुत बड़ी समस्या है। आपको हैरानी होगी, उस बच्चे ने, पिताजी ने जुगाड़ करके, क्योंकि थोड़ा भाई अपने बच्चे की खातिर तो आदमी हर जगह हाथ पांव मारता है, सही बात है। उसने उस बच्चे का दाखिला कराया उसी स्कूल में। और आप सोचिए, 6ठी से लेकर 12वीं तक उस बच्चे ने हर क्लास टॉप की, और वो बच्चा चेन्नई में आईआईटी में सेलेक्ट हुआ। उसका वहां गोल्ड मेडल उसने जीता। फिर बेंगलोर की एक कंपनी में उसका सिलेक्शन हुआ। और फक्र के साथ इस समय में, क्योंकि उसके पिताजी मिलते रहते हैं, इस समय वो बच्चा नीदरलैंड में है। आप सोचिए कि जो बच्चा है वो उस बीज की तरह है कि जिसको बोए बिना आप उसकी उत्पादकता का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। तो हम उन बच्चों की बात करें जो प्रतिभाशाली हैं, पढ़ने का मादा रखते हैं, लेकिन उनको पढ़ने लेकिन का मौका नहीं है। प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो इसी मुद्दे पर मैं मीनाक्षी त्यागी जी, क्योंकि इनके पास भी काफी बच्चे हैं और आप भी जूझते हैं, तो आप अपना अनुभव बताइए कि क्या किया जाना चाहिए ताकि शहर की व्यवस्था सुधरे। मीनाक्षी जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर कोरोना से लेकर के अब तक जो हम इस सरकारी स्कूलों में विजिट करते हैं और जो
जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से जो बात करते हैं, उनसे बात करने के बाद और ये स्कूलों में विजिट करने के बाद जो स्थिति है वो हमारे सामने बिल्कुल बिल्कुल जो सामने आई है वही मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे अशोक सर ने बोला कि ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ पर शिक्षा की जो बच्चे हैं वो अशिक्षित इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर स्कूल बहुत कम है। सेक्टर 51 होशियारपुर की जो बालिका विद्यालय की जो हम बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी कोरोना के टाइम पर कितनी लड़कियों ने हमारे कहने पर वहां पर फॉर्म फिल किए थे, वो बड़ी मुश्किल से फिल करने पड़े क्योंकि वहां पर सबसे पहली बात तो है कि गेट के अंदर ही जाने नहीं दिया जाता है। तो हम लोग वहां पर प्रिंसिपल से मिले, उससे पहले ही हम उनसे मिल चुके थे, हमें मालूम था कि लड़कियों का एडमिशन कराना है। प्रिंसिपल से बात भी की गई थी, लेकिन उन बच्चों को जब उन्होंने जब परीक्षा दी, जो टेस्ट दिया, उसके बाद उनका नंबर नहीं आया, जिसकी वजह से जो अच्छी लड़कियां जो पढ़ने में होशियार थी वो बहुत निराश हो गई, उन्होंने रोना शुरू किया। और वहां पर सुबह से भीड़ लग जाती थी और प्रिंसिपल क्या जो गेट पर जो गेट कीपर होता है वो ही उनको एंटरटेन नहीं करता है, वो बाहर से ही भगा देता था। भूखे प्यासे उन्होंने वहां पर बैठे रहे। और जब हमें मुझे कॉल किया, मैं वहां पहुंची, तो सर बहुत ही दुख हुआ कि हमें पता चला कि वहां पर सीट सिर्फ 60 है और जो परीक्षा में बैठे हैं, जो टेस्ट में बैठे हैं, वो कम से कम 80 के आसपास हैं। तो उसमें जब हमें पूछा कि फिर आपने इतने बच्चों को बैठने के लिए क्यों परमिशन दी, तो बोला गया कि हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं, हम मेरिट के हिसाब से उन बच्चों को का सिलेक्शन करते हैं। अब बात यह आती है, 80 में से आपने 60 बच्चों को एडमिशन दे दिया, बाकी बच्चों का क्या फ्यूचर है, बाकी बच्चे लड़कियां कहाँ जाए। तो जैसे कि अशोक सर ने बोला कि हमारे यहाँ पर सरकार को स्कूलों के ऊपर बहुत गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि स्कूल एक है और सीट बहुत लिमिटेड है। हम पंकज सर से भी मिलने गए थे, हमने ये बात रखी कि आप सेकंड शिफ्ट में शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं जी, क्योंकि वही आपके पास जगह, आप दूसरा कॉलेज नहीं बना सकते, आपके पास जगह नहीं है, तो आप सेकंड शिफ्ट में शुरू कर दीजिए। हम जितनी भी एनजीओ हैं, प्रिंस हैं, अशोक सर हैं, सब मिलकर के हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम लोग एज ए वॉलंटियर वहां पढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम भेज सकते हैं टीम को। लेकिन हमें ये बोला गया कि ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर तो कोई निर्णय नहीं लिया गया। स्थिति जो की त्यों है, आज भी वही हाल है कि जो पेरेंट्स हैं हमसे कांटेक्ट करते हैं। अशोक सर ने जो बोला, जिस लेडी के लिए बोला, हम लोग वहां गए, लेकिन प्रिंसिपल वही बोलती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, परीक्षा आप दिला दीजिए, लेकिन सिलेक्शन तो मेरिट के हिसाब से ही होगा, तो हम गारंटी नहीं लेते कि ये जो लड़की है इसका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। तो सर स्थिति बहुत खराब है। अब बात वही आती है कि उन बच्चों का फिर क्या भविष्य है, वो बच्चे कहाँ जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में फीस इतनी ज्यादा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकते, तो अब वो बच्चे कहाँ जाए। तो वहीं पर आकर के बात जो है बीच में रह जाती है। छोटे बच्चों का एडमिशन हम करा चुके हैं, करा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी सर एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनको, उनके अंदर भी अज्ञानता की कमी है। उनको नहीं मालूम है कि बच्चों का एडमिशन कराने के लिए सरकारी स्कूल में जाना होता है, उसके लिए कागज तैयार करने होते हैं। 4-4 साल से, 5-5 साल से उनके जो बच्चे हैं वो घर में बैठे हुए हैं, अशिक्षित हैं। वहीं आसपास जो ट्यूशंस पढ़ा देते हैं, 400-400, 500-500 रुपए देकर के वो अपने बच्चों को घर में ही पढ़ाते हैं ट्यूशंस, और स्कूल नहीं भेजते, ना वो प्राइवेट स्कूल में भेज पाते हैं और सरकारी स्कूल में वो जाते नहीं है। अगर जाते भी हैं तो उनको एंटरटेन करना, मतलब करते भी नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रिंसिपल की प्रॉब्लम ये होती है कि सीट ज्यादा नहीं है और बच्चे भर भर चुके हैं। सबसे बड़ा दुख ये सर है अशोक सर कि मैं आपको बताती हूँ, हमने अभी एडमिशन जो करा रहे हैं, जो बच्चा 4 साल से सर घर में बैठा हुआ है, आधार कार्ड के हिसाब से उसका एडमिशन 8 में होगा, और बच्चे को सेकंड का भी कुछ नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी घर में बैठा हुआ था, उसकी एजुकेशन नहीं हुई थी। तो सर समस्या बहुत ज्यादा है, और इस पर जो है जागरूकता की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं, उनको भी शिक्षा का इतना महत्व नहीं पता, जो कि काम करने जाते हैं और बच्चे उनके गलियों में घूमते रहते हैं। विनोद जी, इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा, बस फिर आप आगे बढ़िएगा। कि मैं कभी भी गवर्नमेंट स्कूल में टेस्ट के फेवर में नहीं रहा हूं, एडमिशन टेस्ट के फेवर में। अगर वो भी एडमिशन टेस्ट लेके लोगों का एडमिशन करेंगे तो गरीब बच्चा जो बेचारा अनपढ़ है या जो कमजोर है, फिर कहाँ पढ़ेगा फिर वो?
बिल्कुल। ये तो केवल एक या तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होना चाहिए, ये मेरा, मैंने कई बार ऑब्जेक्शन किया, लेकिन आखिरी की अपनी अपनी चलती है। नहीं, दो बातें हैं, सरकार के दो नारे हैं, एक है स्कूल चलो अभियान और एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इस नारे को इस नोएडा जैसे हाईटेक सिटी में अगर देखा जाए तो यहीं पर पता चलता है कि हम और हमारी सरकार और हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो कितने गंभीर हैं। हैरानी की बात यह है कि आपको मैं एक मुद्दा बताऊं कि जो इस समय सिटी मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस है वो प्राइमरी स्कूल था और वहां कभी प्राइमरी स्कूल नहीं चला, क्योंकि शुरू में वहां पे डिग्री कॉलेज बना दिया गया, बाद में उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ले लिया। अब सोचो, उस सेक्टर के जो 19 में ईडब्ल्यूएस भी मकान है, एलआईजी मकान भी है, वहां के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? यही तो तो समस्या है। मेरा ये मुद्दा है कि जो बालिका वाला बात है, आप सबके सामने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात रख रहा हूँ। जैसे मीनाक्षी जी ने कहा, जो मैंने अभी पूर्वी दिल्ली की बात कही, जो न्यू अशोक नगर से और गढ़ौली की, वहां पे 6 इंटर कॉलेज हैं जिनमें सुबह की शिफ्ट लड़कियों की होती है और शाम की लड़कों की होती है। इसलिए आप देखेंगे दोपहर के समय अगर 12-1 बजे करीब आप सेक्टर 8 और से वसुंधरा की तरफ जाने वाले रोड को देखेंगे तो इधर से बच्चे जाते हुए मिलेंगे और उधर से लड़कियां आती मिलेंगी, यानी झुग्गी झोंपड़ियों का बोझ अधिकतर दिल्ली के स्कूल उठा रहे हैं। और खुद मैं भी 78-79 में दिल्ली के स्कूल में ही पढ़ने गया था और 12वीं मैंने वहीं से सीनियर सेकेंडरी से की, सीबीएसई से, वहां से दिल्ली से। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ के लिए क्या किया जाए। इसके लिए दो चीजें मतलब मेरे दिमाग में आ रही है, आपके साथ शेयर करूंगा। पहले प्रिंस जी अपना अनुभव बताएं कि किस तरीके से जो चीजें आप फेस करते हैं, प्रैक्टिकल रूप से आपके पास पेरेंट्स आते हैं और आप बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन उन बच्चों को कितना एडजस्ट कर पाते होंगे, प्रिंस जी? जी, थैंक यू सर। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करूंगा, उसी के साथ में मैं अपना ध्यान जो है आप सभी का इस ओर केंद्रित करूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि दिल्ली की पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि 10वीं तक मैंने भी जो है यहाँ सिटी पब्लिक से पढ़ा है और 11वीं जो है 11th 12th मेरी जो है चिल्ला विलेज से हुई है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि नोएडा के कुछ जो यूपी के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है और वहाँ बहुत ज्यादा भरमार होती है। जैसा कि अगर मैं थोड़ा पीछे की ओर जाता हूँ तो कांग्रेस के समय पे, जब कांग्रेस सरकार का वहाँ समय था, तो उस समय एक योजना वहाँ चलती थी, प्रतिभा विद्यालय। और हम्म। जैसे ही आप गवर्नमेंट आई, आम आदमी पार्टी का जब वहां पर आया, तो अब यहाँ चलता है स्कूल ऑफ एक्सलेंस। तो हम्म। उन दोनों को देखते हुए वहाँ बहुत बदलाव हो रहा है, जो कि हमारे शहर की बात करूं या हमारे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बिल्कुल भी देखने के लिए कहीं से कहीं तक नहीं मिलता है। दुर्भाग्य इस बात का भी है कि क्योंकि मेरी खुद की जो अवस्था है वो युवा है, कोई पढ़ाना मेरे पास में कोई बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं है, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बच्चों को देखा और मैं उनको लेकर, क्योंकि मेरे पास में ऑप्शन था कि मैं उनको लेकर सरकारी स्कूल में ही जाऊं, तो सेक्टर 22 के ही आदर्श विद्यालय में जब मैं गया, सरकारी स्कूल है, वहाँ की प्रधानाचार्य का मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये झुग्गी बस्ती के बच्चे हैं, ये नहीं आते, इनमें से बदबू आती है, ऐसा है वैसा है। हम्म। इसलिए हम लोगों ने जो चैलेंजेस की पाठशाला का बीड़ा है वो उठाया। उसके हम्म। बाद हम लोगों ने उनको अपने यहाँ पर खुद उनको हम पढ़ाते हैं 1 साल, उसके बाद में उनको हम मेन स्ट्रीम में डालने के प्रयास करते हैं। जैसा कि हमारी सरकार का हाल ही में जो सरकार है उसका एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला। उसमें आपको मैं आज ही का अगर एक तथ्य बताऊं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक बच्ची को लगभग मैंने 15 दिन पहले उसका एडमिशन नहीं हो रहा था 9th क्लास में, जो कि राजकीय की बात है ये। लगभग पाठशाला में आज 15 बच्चे ऐसे हैं जो 9th 10th में अपना एडमिशन जो 8th के बाद जाते हैं। इस बात का भी एक दुर्भाग्य है कि जो 8वीं तक बच्चा एक आदर्श प्राथमिक में पढ़ रहा है, हमारी सरकार या हमारे विद्यालयों के पास में उसकी 9वीं 10वीं कोई गारंटी नहीं होती है कहाँ से पढ़ेगा। 8वीं से उसको बाहर किया, उसके बाद 9वीं 10वीं का कोई पता ही नहीं है। तो हम्म। हम लोगों ने उसमें प्रयास किया कि उनका 9वीं में एडमिशन हम लोग कराएं, और कुछ बच्चों के हो गए, लेकिन कुछ के जब नहीं हुए तो उसमें बड़ा ये निकला कि उस बच्ची ने लगातार वहां पर वो गई, उसको नहीं जाने दिया मैंने, क्योंकि हमने कहा कि पहले तुम उसमें अपना प्रयत्न करो, आप प्रयास करो कैसे उसमें आप कर सकते हो। लेकिन हम लोगों ने जब उसका नहीं हुआ तो हम लोगों ने वहां थोड़ा बहुत कहा करा, कुछ भी कैसे भी कराया। बट उसके बाद भी आप यकीन नहीं करेंगे, अभी मिस्टर अमित वहां पर नए एक प्रिंसिपल के रूप में वहां पर आए हैं। उन्होंने सारी चीजें क्लियर करने के बाद भी आज तक भी 7 दिन हो गए उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। जैसा कि मीनाक्षी मैम ने कहा कि वो गेट से बाहर कर देते हैं उस बच्ची को, आज ही उन्होंने कह दिया कि अब अंदर कोई लोग आए हुए हैं, मीटिंग चल रही है, आप बाहर जाइए।
बच्चों से ज्यादा या बच्चों से बड़ा कौन से ऐसे लोग आ गए विद्यालय के अंदर जो कि बच्चों को बाहर किया जा रहा है, मैं ये नहीं समझ पाया। तो ये एक बहुत ज्यादा ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है जो हमें फेस करनी पड़ती है और लगातार फेस करनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी जो कमी है, क्योंकि अगर आप दिल्ली की बात करें और हम लोग नोएडा में रह रहे हैं, इस शहर की बात करें, तो यहाँ पर सरकारी स्कूल ना के बराबर है, मैं कहूँगा है ही नहीं। क्योंकि 4 स्कूल 5 स्कूल होना कोई होने में होना नहीं होता है। और वहीं अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में प्राइवेट से ज्यादा अधिकांश जो है सरकारी स्कूल है। हम्म। जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने जितना मैंने स्टडी किया उसके ऊपर, जितना मैं इसके ऊपर समझ पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है डेवलपमेंट के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाते हैं, बट शिक्षा के लिए भी जीरो है। क्योंकि उनको पता है कि अगर शिक्षित हो गया तो अपने अधिकारों के लिए बात करेगा, लड़ेगा। और आपने आदरणीय विनोद जी ने कहा कि वो जो नाम वाली बात थी गाँव, क्योंकि मैं भी जो है चौड़ा गांव से ही मैंने वहां से जब मैं गया तो मेरा आधार कार्ड में चौड़ा गांव का नाम था, मैं असीसी में गया तो उन्होंने सिंपल सा यही कह के निकाला और मुझे एक टॉफी उन्होंने देके बाहर कर दिया। टेस्ट में पास हो गया और उन्होंने देखा कि इस पे चौड़ा का एड्रेस डला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हम गांव के एड्रेस नहीं लेते हैं, थोड़ा और बिगाड़ना है बच्चे को तो थोड़ा ले जाइए और जितना बिगड़ रहा है वो चौड़ा में ले लीजिए। तो पता नहीं ऐसे गांव के बच्चों से क्यों ऐसी एलर्जी है, पता नहीं, ये आज तक समझ में नहीं आया। फिर हमने इसीलिए फिर इसमें कराया था सिटी पब्लिक में। तो ये एक बहुत बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है हमारी प्रेजेंट जो है सरकार पे, हमारे प्रशासन पे, शासन पे। नहीं, बिल्कुल आपने विनोद सही जी बात कही। और जी, हाँ, मैं बोलिए अशोक सर। सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ। मैं जहां तक मेरा जो अपना अनुभव है पिछले 30-32 साल का नोएडा में रहने का, काम करने का समाज सेवा के अंदर, और जिस बात को कई बार मुद्दे उठाया, लेकिन मैं देखता हूँ हमारे जनप्रतिनिधि भी इस पे कोई ज्यादा गंभीरता से बात नहीं करते हैं। आप कितना भी कह दीजिए उनको, उनके दिमाग में हाँ हाँ ठीक है, मतलब मुझे लगता है जैसे कि कोई पीछे एक लॉबी लगी हुई है कि साहब इस पे बात ही नहीं करनी है आपने। मतलब क्या उनको समझ में नहीं आता कि चौड़ा गांव का जो गरीब आदमी है या जो होशियारपुर का है, निठारी का है, इनके बच्चों को क्या जरूरी है कि जो 10,000 में महीना, 8,000 में महीना कमा रहा है, उसका बाप बेचारे के 1,000 रुपए फीस दे। अगर ये चैलेंजेस ना हो, मीनाक्षी जी ना हो, या हम लोगों के स्कूल ना हो, तो कम से कम हजारों बच्चे तो वैसे भी सड़क पे घूमते आएंगे। तो ये जो एक इशू है, ये क्यों नहीं मतलब एमएलए या एमपी अपने आगे बढ़ के आता। तो मैंने कई बार बोला भी, हाँ हाँ करेंगे, सोचेंगे। मीनाक्षी ने कहा सुबह शाम की शिफ्ट करो यार, उस पर भी तैयार नहीं है लोग, उस पर भी बात नहीं करना चाहते। जो शिक्षा, जो एक हम सर्व शिक्षा अभियान होना चाहिए, हम 8वीं तक शिक्षा फ्री देंगे, हम 12वीं तक देंगे, करते क्या है ये समझ में नहीं आता। नहीं, बिल्कुल आपने सही सर कहा इसमें कि बहुत ज्यादा जी जी, हाँ, बोलिए बोलिए मीनाक्षी। सर जैसे कि अशोक सर ने भी बोला है कि सेकंड शिफ्ट की बात हमारे कहने की बात भी नहीं मानी जा रही है, और बल्कि हम कह रहे हैं कि जो हम एनजीओ हैं, जो हम काम कर रहे हैं, हम लोगों को भी आप जगह दीजिए, आप जगह दीजिए। अब जैसे कि हम बताते हैं, नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है कि हम नारी प्रगति विद्यालय कोचिंग सेंटर चलाया हुआ है, जिसमें आज 50 बच्चे आ रहे हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है सर कि जो 50 बच्चे हैं वो अलग अलग स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, कुछ सरकारी स्कूल है। हम सब इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं। हम वॉलेंटियर, हम लोगों गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी आज वाइस चांसलर से हम मिलने गए थे, हमने वहां पर वॉलेंटियर के लिए रिक्वेस्ट की है, जो कि 15 अगस्त से आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब दिक्कत यह है सर कि जो बच्चा 8th में जिसको एडमिशन दिया गया है सरकारी स्कूल में आधार कार्ड के बेस पर, उस बच्चे को सेकंड क्लास का भी नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने उन बच्चों को बोला है कि बेटा आप लोग वहां पर 8th क्लास में पढ़िए, लेकिन हम आपको 8th क्लास का कैसे पढ़ाएं, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आपको क्लास सेकंड, हमें मालूम है कि आप क्लास सेकंड का भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको क्लास सेकंड से ही पढ़ाना शुरू करेंगे। तो सर ये चीज हमारे लिए, एनजीओ जितने भी एनजीओ है उन सबके लिए बहुत बड़े चैलेंज है, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे हैं तो पेरेंट्स ये उम्मीद करता है कि स्कूल भी जा रहा है बच्चा, और कोचिंग में भी जा रहा है, ट्यूशन भी जा रहा है, एनजीओ भी पढ़ा रही है, लेकिन बच्चा आगे कुछ कर नहीं पा रहा है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग इंग्लिश की बुक्स 5 बच्चे आके खड़े हो जाते हैं, अलग अलग बुक आती है। अब हमने ग्रामर पढ़ाना शुरू किया है। हमने कहा लिटरेचर में हम आपको डेली डिक्टेशन देंगे, रीडिंग करने का बहुत प्रॉब्लम है। आप सरकारी स्कूल की जो हम बात कर रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी वहां पढ़ रहे हैं सर, वो बच्चे इतने सारे हैं, जब हम स्कूल जाते हैं तो बच्चे बाहर घूमते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि वो पढ़ाई कब करते हैं। बच्चे कितनी बार ऐसे हैं जो पेरेंट्स ने मुझे मना किया कि मैम हमारे बच्चों का आप सरकारी स्कूल में एडमिशन मत कराइए, किसी प्राइवेट स्कूल में करा दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे आकर के कहते हैं कि वहां पर पढ़ाई नहीं होती है।
हमने सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल से भी हमने इस बारे में चर्चा की, हमने टीचर से भी बात की। उनका कहना, अगर हम उनकी बात सुनते हैं तो हमें उनकी बात भी सही लगती है। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से हमें आदेश है कि हम किसी को मना नहीं करेंगे। हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं हम सबको आधार कार्ड के बेस पे एडमिशन करा रहे हैं। हमारी खुद प्रॉब्लम है कि हमें मालूम है कि ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है एफिडेविट के बेस पर और आधार कार्ड के बेस पे हम इसको क्लास 6 में दे रहे हैं। लेकिन अब हमारी समस्या सोचिए कि आप लोगों ने तो हमें बता दिया, हम कैसे पढ़ाएं इन बच्चों को। तो समस्या सर सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल को भी आ रही है, टीचर्स को भी आ रही है। जब हम उनकी बात सुनते हैं तो हमें भी दुख होता है कि इनकी भी कोई गलती नहीं है, ये ऊपर से ही जो सिस्टम बना हुआ है वो गलत बना हुआ है, उसमें बहुत बदलाव की जरूरत है। देखो सीधी सी बात है कि सपोज करिए कि जो प्राइमरी स्कूल है उनकी संख्या है सपोज करिए 50, तो 5वीं पास करने के बाद जो छठी में बच्चे जाएंगे वो छठी में उनको चाहिए ना कोई स्कूल, और छठी के स्कूल है सिर्फ 4, तो कहाँ जाएंगे? जो एडिड स्कूल है जैसे गांधी स्मारक है यहाँ पर, हालांकि ये 12 में भी जूनियर हाई स्कूल है इसमें, लेकिन यहाँ भी ये स्थिति है कि अगर आप देखेंगे क्लास 9th में अगर इंटर कॉलेज में दाखिला होना है, पता चला कि एप्लीकेशन तो आ गई 300 और सीट है केवल 60, तो 240 कहाँ जाएंगे? तो हमारा आज का जो चर्चा हो रही है इसमें महत्वपूर्ण, मैं क्योंकि हमारे पास 5.5 मिनट बचे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 चीजें हैं। एक तो जब महामाया और पंचशील बालक इंटर कॉलेज ये सीबीएसई पैटर्न के हो सकते हैं, तो क्यों नहीं नोएडा में जितने भी ये या तो 1-2 और खोले जाए एडेड स्कूल। जैसे मैं उदाहरण के रूप में यहाँ चर्चा करना चाहूंगा, जैसे महाराजा अग्रसेन भवन बना है, तो महाराजा अग्रसेन से जुड़ी हुई जो समिति है वो एक बढ़िया इंटर कॉलेज सीबीएसई पैटर्न का बनाए और उसमें या लड़कियों का कोई कॉलेज बनाए, ताकि एक वैकल्पिक व्यवस्था इस शहर के लिए हो सके, क्योंकि दिल्ली में बहुत है, महाराजा अग्रसेन ये बना है। तो ऐसी चीजें जो जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनके पास पैसा है वो सब इकट्ठा होकर इस तरह की करें, और साथ ही स्कूलों को जमीन देने के लिए जो इस समय इन्होंने ऑक्शन और ये सिस्टम शुरू कर रखा है इसको भी कम किया जाए, और जितने पब्लिक स्कूल हैं उन पर भी कंट्रोलिंग किया जाना चाहिए। हाँ अशोक जी, आपकी आवाज आवाज चालू करिए अपनी आवाज। यस, सॉरी 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 हाँ हाँ एक्चुअली वो एक बात बिल्कुल सही है आपकी कि मतलब कुछ जैसे बड़ी संस्थाओं को आगे आना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से भी तो कुछ भैया हो आगे, कुछ तो आगे बढ़ाने की बात करी जाए ना। आप देखिए कि हमारा मोदी मॉल के पीछे जगह खाली पड़ी हुई है लंबी चौड़ी, वो क्यों नहीं उस पे स्कूल 2 बना देते, 3 बना देते? भाई क्या समस्या है? ऐसा जब आप समझ रहे हैं, नहीं जब नोएडा तो बेचने के लिए तैयार है ना, काम करने तैयार नहीं है। छोटे स्कूलों की बना के इतनी सही कर दी हमने, 5वीं तक के बना दिए, लेकिन बड़े के लिए क्या है? अब महामाया जैसा जो बनाया है बहुत विशाल है। मैं कहता हूँ, तारीफ करता हूँ कि जो कोई सोच के बनाया होगा, लेकिन उसी जगह पे भाई साहब 3 बन जाते हैं अगर ढंग से बनाते तो। ऐसी बात नहीं है, इतनी जगह यूज करें, 3 बन जाते, 4 बन जाते, कितने बन जाते। जिस समय हम लोग बात करते हैं, हम लोग हमेशा यही बोला है कि भाई संस्थाएं तैयार हैं, यहाँ पे एक नहीं है। हमारी अब जो ग्रुप बना हुआ है, जो एक्टिव एनजीओ ग्रुप, इसके अलावा मेरी और भी जगह बात चलती है काफी बड़े स्केल पे। कई बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं, वो कह रहे हैं जी हम बिल्कुल गरीब बच्चों के स्कूल खोलने को तैयार हैं, हमारी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। वो कहते हैं ऑक्शन में आ जाओ, ये ले लो। वो कह रहे हैं अशोक ये बात बताइए, आपने डीपीएस को आज से 40-45 साल पहले 1 रुपए गज पे जमीन दे दी आपने, ठीक है ना? क्या उन्होंने कभी दूसरा डीपीएस बनाया गरीब लोगों के लिए? नहीं बनाया, क्योंकि उनको तो फायदा हो रहा है, चल रहा है। कह रहे इसी प्रकार से आप हमको कहते हैं हमने 5 एकड़ जमीन मांगी, करोड़ रुपए का जमीन की बात होगी भाई साहब, हम क्या करें? 25 करोड़ की जमीन की वैल्यू है जो उसकी बात कर रहे हैं। तो आप बताइए स्कूल कैसे बने? तो संस्थाओं का भी तो लिमिटेशंस है। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट को भी लिबरल होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि यही जो बच्चे हैं, जैसे मीनाक्षी जी हैं, चैलेंजेस हैं, और बाकी बहुत सारे संस्थाएं हैं जो कि काम कर रही हैं, वो इसीलिए कर रही हैं क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें करना पड़ा है। अगर आप थोड़ा आगे बढ़े तो हो सकता है कि हम और जगह अपनी एनर्जी को लगाएं और बेटर करें। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर, हमारे गवर्नमेंट ऑफ यूपी में सबसे बड़ी कमी यही है कि जो कभी सोचते थे कि हमारी शिक्षा बड़ी अच्छी है, शिक्षा हो सकती है अच्छी, लेकिन क्या करें, पब्लिक ज्यादा है,
पैदावार आदमियों की बहुत ज्यादा हो गई है, हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। लेकिन साहब जनसंख्या तो बढ़ गई है, आप जनसंख्या का रोना मत रोइए। आपने मॉल जो बना दिए लंबे लंबे चौड़े चौड़े, वो कैसे बना दिए आपने? आपने इतने बड़े बड़े स्कूल दे दिए, आपने नॉलेज पार्क के अंदर 100 से ज्यादा आपने कॉलेजेस खुलवा दिए, क्योंकि वहां से पैसा आता है, यहाँ से पैसा नहीं आता ना। तो आप ये बात सोचिए कि हमें क्या करना है। हमें आम जो गरीब आदमी है उसके क्या करना है। हम दिल्ली का उदाहरण ले ना लें वो बात छोड़िए, लेकिन हम तो अपनी जगह में कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा आगे निकल के आए तो एक मगर अग्रसेन स्कूल ही नहीं है, अग्रसेन सॉरी समिति नहीं है, ऐसी विनोद भाई दसियों समितियां खड़ी हो जाएंगी जो गरीबों का वाकई भला करना चाहती हैं। एक लाइन में, क्योंकि हमारे पास समय है केवल 1 मिनट, और उसमें भी क्योंकि 50 सेकंड ही काम बोल सकते हैं। प्रिंस जी, एक लाइन में बताइए कैसे सुधार हो, एक लाइन में बस। इसमें यही सुधार है कि जैसे कि मीनाक्षी मैम ने कहा कि हम लोग क्यों ना, हमारे पास जब स्कूलों की कमी है तो क्यों ना हम लोग उनमें शाम के शिफ्ट में भी स्कूलों को चलाएं, क्योंकि जो बच्चा है जो पढ़ना चाहता है उसके पास में जगह नहीं है, तो शाम की सुविधाएं भी चलाई जाएंगी, उसी से स्कूल जो है सुधार हो सकता है, जो बच्चों को जगह मिलेगी आने वाले टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये सुझाव दिया, बहुत अच्छा। आज की चर्चा बहुत सार्थक रही है, और आने वाले दिनों में एक और कड़ी हम इस पे जारी करेंगे। आप लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, अशोक जी, प्रिंस जी, मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में उम्मीद है कि सरकार भी इस पर कुछ गंभीरता से विचार करेगी, ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो। धन्यवाद। थैंक यू विनोद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू प्रिंस, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर, थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।